किसी भी वाहन की, चाहे वो रेल मार्ग, सड़क मार्ग या वायु मार्ग पर परिचालन करे, उसकी उच्च गति, जैसे भारतीय रेल भी सेमी हाई स्पीड के लक्ष्य को वंदे भारत इत्यादि के माध्यम से बड़ी सफलतापूर्वक प्राप्त कर चुकी है और चला रही है। अब हम भी हाई स्पीड की तरफ, मतलब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो सुरक्षित यात्रा कर सके, उसकी तरफ अग्रसर हैं। जो कॉरिडोर अभी अहमदाबाद की तरफ, अहमदाबाद में बन रहा है, ये इसका एक उदाहरण है। किसी भी वाहन की उच्च गति तो उसका एक अच्छा पैरामीटर है, और एक उल्लेखनीय घटना भी है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि उस तीव्र गति के वाहन को, अब हम रेल मार्ग की बात करके हैं कि रेलवे हो चाहे सड़क मार्ग पर हो, हम विश्वसनीय, सुरक्षित, एक निश्चित समय, निश्चित दूरी और एक विश्वसनीय तरीके से उसको ब्रेक कर सकें, रोक सकें। ब्रेक मतलब किसी भी गतिशील वाहन की गति को विभिन्न चरणों में कम करना या बिल्कुल ही उसको रोक देना, ब्रेकिंग कहलाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्रेकिंग मतलब किसी भी गतिमान वस्तु की गति को कम करना है, रोकना, उसका सबसे बड़ा विशिष्ट पैरामीटर है। और भारतीय रेल भी जहां सुरक्षा, संरक्षा सहित एक आरामदेह सेवा की तरफ अग्रसर है, तो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम भी इस प्रकार का है कि वो सुरक्षा में भी, एक निश्चित दूरी में भी, और आनंददायक, मतलब यात्रियों को बहुत ज्यादा झटके ना लगे, फेल सेफ हो। यदि वो ब्रेकिंग फेल हो जाए तो किसी भी प्रकार से वो हानिकारक ना हो, जान माल का नुकसान ना हो। तो इस महत्वपूर्ण सिस्टम में हमने विभिन्न प्रकार के ब्रेकों का परिचालन किया। वर्तमान में एयर ब्रेक सिस्टम, जिसको कि जॉर्ज वेस्टिंगहाउस साहब ने 13 अप्रैल 1872 को इंग्लैंड में आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया था, उसका ही स्वरूप, वो छोटा सा बीज आज वट वृक्ष के रूप में भारतीय रेल के भी विभिन्न चरणों में सेवा कर। अब हमने 13 किलोमीटर, जो 1853 में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा प्रारंभ की, अब हम 160 किलोमीटर प्रति घंटे पर सुरक्षित, आरामदायक ब्रेक को लगा पा रहे हैं। आइए अब इसका अध्ययन, एयर ब्रेक का विभिन्न चरणों का, कहां से शुरुआत हुई, अब कहां तक है, इसका अध्ययन हम आपको बताते हैं सरल भाषा में, ताकि आप सरल से उच्चतम की तरफ चलें। अब आइए इस अध्याय में हम भारतीय रेल में जो एयर ब्रेक प्रणाली है, मतलब जिसमें ब्रेकिंग में हम कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करते हैं, तो इसका शुभारंभ कहां से हुआ, मतलब कितने रूप हैं इसके। तो सबसे पहला सरल रूप भारतीय रेल में सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली से प्रारंभ हुआ। तो इसके तकनीकी विशेषताएं, इसका एप्लीकेशन, रिलीजिंग कैसे है, तो इसके विषय में हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। इस संदर्भ में मैंने आपको ये मेंटेनेंस मैनुअल जो 22 जून 2022 को रेलवे बोर्ड ने निकाला है, इसके आधार पे ही हम सब कुछ जानकारियां देंगे। तो ब्रेक प्रणाली क्या है, तो ब्रेक प्रणाली जैसा हमने बताया था, किसी भी चलती हुई गाड़ी की गति को कम करना या उसको रोक देना, ठीक है ना, वो ब्रेकिंग प्रणाली है। हमेशा ब्रेकिंग से कोई चीज रुकी जाए तो वो हमारे लिए ज्यादा सार्थक भी नहीं है। इसका हम आगे और विस्तार में वर्णन करेंगे कि ब्रेकिंग में क्या क्या विशेषता है। तो गति को कम कर दें, जरूरत पड़ने पे फिर हम गति को बढ़ा लें, या जरूरत पड़ने पे उसकी गति को शून्य कर दें। तो ब्रेकिंग सिस्टम में व्हीकल में एक प्रणाली होती है, तो इसमें क्या है, एक ब्रेक पैड होते हैं, चाहे आपकी गाड़ी हो, सड़क का उदाहरण, साइकिल का आप साधारण से उदाहरण ले, तो उसमें भी ब्रेक शूज से, छोटे छोटे से ब्रेक शूज उसके व्हील पे लगे होते हैं, ठीक है ना। ब्रेक पैड, डिस्क ब्रेक, तो आप डिस्क ब्रेक कौन सी है, जो एलएचबी में चल रही है। ब्रेक पैड क्या है, जो एलएचबी में वो है। ये ब्रेक शू, ब्रेक ब्लॉक, आईसीएफ में ड्रम ब्रेक, हाइड्रोलिक और पेडल ब्रेक। हाइड्रोलिक का हमारे रेलवे में, क्योंकि हाइड्रोलिक के लिए बहुत ज्यादा, हाइड्रोलिक मतलब तेल की
और उसके हजारों एक इतने बड़े सिस्टम में उसकी ओरिंग वगैरह रबर की आवश्यकता होती है, तेल भी एक लिमिटेड होता है, तो उसको बनाना, उसको मेंटेन करना, ये सब चीजें काफी कठिन होती है। तो एयर ब्रेक की तरफ हम क्यों गए? वायुमंडल में हवा बहुत ज्यादा है, अनंत है, आपको हवा क्या उत्पादन करना है? केवल कंप्रेस करना, तो हवा हमेशा मौजूद होगी, तो इसलिए सबसे सरल एयर ब्रेक प्रणाली है। अब आइए, जैसा मैंने बताया कि ब्रेक प्रणाली, अभी ये एयर ब्रेक की नहीं, एक हम सामान्य बात कर रहे हैं जनरल की ब्रेक प्रणाली में क्या गुण होने चाहिए। हम कोई चीज अपनाएं तो उसकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे आप कोई छोटा सा टेलीफोन खरीदे, मोबाइल खरीदे, तो उसमें आप हर चीज देखते हैं कि क्या उसकी पिक्चर क्वालिटी है, क्या उसका रैम है, स्टोरेज क्या है और कितने फीचर हैं। इसी प्रकार जब इतनी बड़ी ब्रेक प्रणाली को आपको चलाना है तो सबसे पहले वो कहता है कि प्रणाली फेल सेफ होनी चाहिए, सरल और उपयोग में आसान, इजी भी हो, मेंटेनेबल भी हो और फेल सेफ। यदि किसी कारणवश वो फेल हो जाए, ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो जाए, तो हमारी ट्रेन खड़ी हो जाए, इतने बहुमूल्य जान और माल की पूर्ण रूप से सुरक्षा हो, तो सबसे पहले ब्रेकिंग फेल सेफ हो। एक साथ ट्रेन में ब्रेक लगने चाहिए, तो लगभग एक साथ ही लगते। लगभग का मतलब कि पहले 56 कोच में, पहले 56 वैगन, पहले और 24वें कोच में कुछ सेकंड का अंतर 3.8 या 3 kg होने में लगता है। ब्रेक बहुत कम समय में लगने चाहिए। देखिए ब्रेक कितना है, 3 से 5 सेकंड कोचिंग में और 15 से 30 या 20 जो भी है वो आराम से हमारे वैगन में लग जाते हैं। अनगिनत ऑपरेशन करने में सक्षम हो। आपने देखा कि ब्रेक लिमिटर वाल्व, मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर वाल्व, मिनिमम कि कम से कम प्रेशर में कई स्टेप में ब्रेक लगे, तो कई ऑपरेशन करने में सक्षम होना चाहिए। हमारे कई असंख्य डिमांड एक ही ब्रेकिंग सिस्टम पूरा करे। फिसलना और झटके लगना इससे दूर होना चाहिए, वजन मिनिमम होना चाहिए और ब्रेकिंग दूरी भी न्यूनतम होनी चाहिए। वैक्यूम में मैकेनिकल ब्रेक में ब्रेकिंग डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा था। एयर ब्रेक, एरोडायनेमिक ब्रेकिंग और ईपी ब्रेकिंग में सिस्टम काफी कम हो गया। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि सुरक्षा की दृष्टि से आपातकालीन स्थिति में बहुत ही आसानी ढंग से, विश्वसनीय ढंग से, सुरक्षित ढंग से रुक जाएगी। और ब्रेकिंग सिस्टम के इससे विश्वसनीय होने चाहिए, इसकी मेंटेनेंस भी आसान हो। मेंटेनेंस आसान का एक अर्थ ये समझे कि हम एक साधारण सी मारुति 800 लें तो उसका मेंटेनेंस हर छोटे बड़े शहर में मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर में हो जाएगा। लेकिन आप महंगी फॉर्च्यूनर और गाड़ियां BMW जैसी गाड़ियां लें तो शहर में उसका एक आधा ही सेंटर होता है, पार्ट्स मंगाने में बहुत समय लगता है। तो इस प्रकार ना हो कि बहुत ज्यादा समय, धन उसमें लगे। तो इस प्रकार एक अच्छी ब्रेक प्रणाली में इतने गुण होने चाहिए। तो भारतीय रेल या विश्व रेल में किस प्रकार की ब्रेक प्रणालियां लगी? सबसे पहले यांत्रिक ब्रेक प्रणाली 1853 में जब पहली यात्रा हमने की होगी, और उससे पहले 1851 में जो सोलानी ब्रिज पर जो एक थॉमसन इंजन ने अपनी यात्रा की होगी 2 वैगन से, जो मेटेल्ड होने, उसमें ब्रेकिंग उसमें भी था और वो ब्रेकिंग था यांत्रिक ब्रेक प्रणाली। इसमें लीवर और इसका आयरन की बार, आयरन के लीवर और उसके चेन से ब्रेक सिस्टम को बनाया गया था। दूरी बहुत ज्यादा थी, स्पीड बहुत कम थी उन दिनों, तो इसलिए काफी समय तक ये काम करती रही। हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली भारतीय रेल में भी नहीं है। हाइड्रोलिक ब्रेक, वैक्यूम ब्रेक प्रणाली, हाइड्रोलिक की जगह वैक्यूम ब्रेक प्रणाली, आप इसको पढ़े। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज है वैक्यूम ब्रेक प्रणाली, इसको आपको वैक्यूम ब्रेक प्रणाली पढ़ना पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है एयर ब्रेक प्रणाली, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा विश्वसनीय, सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली, भारतीय रेल के रोलिंग स्टॉक में, चाहे वो वैगन हो, कोचेज हो या लोकोज हो, उसमें ये विभिन्न रूपों में प्रयोग की जा रही है। मैंने बताया था ना, जॉन वेस्टिंगहाउस साहब ने जो 13 अप्रैल 1872 को ये प्रणाली की, आज उसी का विस्तृत रूप हम आगे देखेंगे। इसके बाद विद्युत एयर मतलब इलेक्ट्रोन्यूमेटिक, बिजली भी और न्यूमेटिक ब्रेक प्रणाली, जिसमें कि एक डीवी में 12 वोल्ट का करंट दिया से चार्ज किया गया है। विशेष लोको होते हैं, या वंदे भारत में पूरा ट्रेन सेट में तो लोको साथ ही होते हैं,
ईएमयू में ट्रेन से तो ईएमयू, वंदे भारत और विभिन्न प्रकार के लोको और तेजस जैसी ट्रेनों में विशेष इंजन के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक बहुत जल्दी ब्रेक का एप्लीकेशन बड़ी फोर्स से करता है। डायनेमिक ब्रेक प्रणाली, इसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक प्रणाली, ये वंदे भारत में है और ये एक विशेष प्रणाली है जो कि गतिज ऊर्जा को जब ब्रेकिंग के समय एक समय बाद विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। और तीसरे महत्वपूर्ण है चुंबकीय ब्रेक प्रणाली। विदेशों में अभी हम हाई स्पीड की तरफ चल रहे हैं, जिन देशों ने 400 से ऊपर की भी गति प्राप्त कर ली है उसमें चुंबकीय ब्रेक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ये ज्यादा सुरक्षित, कम दूरी और उच्च गति 400 से ऊपर की गति पर ये बहुत प्रभावशाली। तो आइए अब हम इसका इतिहास देखें। जैसे मैंने पढ़ा ये विश्व का इतिहास है। 13 अप्रैल 1872 को जॉर्ज वेस्टिंगहाउस साहब ने 1869 से 3 साल का प्रयोग के बाद इसको पेटेंट कराया और उसी के आधार पर सब इस कार्य को कर रहे हैं। इसमें क्या है, ब्रेक संपीड़ित हवा, कंप्रेस्ड एयर, 3, 4, 5 केजी पर स्क्वायर की कंप्रेस्ड एयर से हम पिस्टन का मूवमेंट करते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। अब भारतीय रेलवे, क्योंकि हमारा मुख्य ध्येय भारतीय रेलवे में ब्रेकिंग सिस्टम को और जिसमें विशेष एयर ब्रेक सिस्टम को समझना है, तो भारतीय रेलवे 1960 में दक्षिण पूर्व की रेलवे मालगाड़ियों में, 1950 में उपनगरीय ट्रेनों में और 1982 में सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस जो मुंबई राजधानी थी उसमें प्रयोग किया गया। तब से इसे तो 1982 के बाद यात्री और ट्रेन गाड़ियों में, मतलब कोचिंग स्टॉक में इसका प्रयोग किया जाता रहा है, क्योंकि 1990 के बाद धीमे वैक्यूम ब्रेक सिस्टम लगभग समाप्त हो चुका था। और अभी भी तेजस, इसमें और भी संशोधन क्या है कि तेजस और वंदे भारत जैसी तीव्र गतिमान जो 160 किलोमीटर सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, उसमें अब हमने ईपी ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रीजनरेशन किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो तीव्र गतिमान रोलिंग स्टॉक है, जिसकी गतिज ऊर्जा जितना ज्यादा गति होगी उससे उतना ज्यादा एनर्जी बनेगी। और वो एनर्जी जो हम पहले थर्मल में यूज करते थे, अब हम ईडी ब्रेक में उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं और इस तरह के रूप में विद्युत का उत्पादन करते हैं, जो उसके अल्टरनेटर हैं, जनरेटर का काम करने लगते हैं। और इस प्रकार हम उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्राप्त कर OHE से पीछे आने वाली ट्रेनों में प्रयोग करते हैं। तो इसका लाभदायक इतना सुंदर रूप है ये इस आधुनिक एयर ब्रेक का, ईपी ब्रेक का, इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक के माध्यम से हम देख रहे हैं। तो फिर अब ब्रेक क्या है, एक कृत्रिम प्रतिरोध, एक ऐसा उपकरण जो रेजिस्टेंस तो है ही, हमारे पांव और पृथ्वी के बीच भी है, नहीं तो हम तो चलते रह जाएंगे। फिसलन वाली जगह पर प्रतिरोध कम हो जाता है तो हम फिसल जाते हैं। आपने देखा होगा मेट्रो में या हमारे भारतीय रेलवे के प्लेटफॉर्म में, बिल्कुल प्लेटफॉर्म के कुछ कोनों पर वो टाइल लगी होती है, नर्लिंग टायर, बर्फी टाइल, जिससे कि बारिश में कोई आदमी ज्यादा फिसल ना जाए यात्री उतरते समय, क्योंकि घर्षण कम हो जाता है। तो इसी आर्टिफिशियल घर्षण के माध्यम से हम ब्रेक लगाते हैं। होता क्या है, वायु दबाव जो कंप्रेस्ड एयर है उससे हम पिस्टन का मूवमेंट करते हैं, इसलिए इसे एयर ब्रेक कहते हैं। काम करने का सिद्धांत, किसी भी चीज का आपको सबसे पहले चाहे रूप कोई हो, प्रिंसिपल क्या है। एयर ब्रेक के सबसे सरल रूप में संपीड़ित हवा को हम सिलेंडर पर प्रवाहित ब्रेक सिलेंडर पर भेजते हैं, उसका पिस्टन मूवमेंट करता है जो ब्रेक शू से जुड़ा होता है और अंत में वो ट्रेन के व्हील को पकड़ लेता है। यात्री लिंकेज मतलब यांत्रिक लिंकेज, ब्रेक रिगिंग अरेंजमेंट मतलब ब्रेक रिगिंग जो डीवी के माध्यम से जब सारे ब्रेक से फोर्स को व्हील पर विभिन्न लीवरों के माध्यम से कैसे प्रवाहित करेगा, ताकि फाइनली ब्रेक सिलेंडर उस ब्रेक फोर्स को ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक शू, ब्रेक पैड के माध्यम से 8 या 12, जो 8 तो हमारे सारे व्हील होते हैं LHB वगैरह में, कोको बोडिया, जिन लोको की बोगी में 3 व्हील सेट होते हैं तो 12 व्हीलों पर इसको स्थानांतरित करता है, उसको ट्रांसफर करता है।
अब भारतीय रेल में ब्रेक के प्रकार, तो भारतीय रेल में सबसे पहले यांत्रिक ब्रेक, जो आज भी इसमें कैसे लीवर टाइप, स्क्रू टाइप के जो ब्रेक होते हैं, ये कैसे लीवर स्क्रू है। पावर कार में, एसएलआर में या वैगन में जो हैंड ब्रेक है वो आज भी यांत्रिक ब्रेक का बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा उदाहरण है। यांत्रिक ब्रेक खत्म नहीं हुए भारतीय रेल में। आप जब भी वैगन को खड़ा करते हो तो उसके 6 वैगन को हैंड ब्रेक लगा देते हो। जब इंजन आता है उसे रिलीज करते हैं। कोई भी कोचिंग स्टॉक ट्रेन रेक आता है तो उसके लास्ट के 2-3 कोच को या 4 कोच को हम हैंड ब्रेकिंग लगा देते हैं, मतलब उसको ब्रेक अवस्था में छोड़ते हैं और गार्ड साहब अपना हैंड ब्रेक, वो गोल सा जो व्हील होता है उसको घुमा देते हैं। ये यांत्रिक ब्रेक है। उसके बाद न्यूमेटिक ब्रेक। न्यूमेटिक ब्रेक कौन सा है? ये पहले वैक्यूम का, एक पहले 1990 से पहले भारतीय रेल में वैक्यूम ब्रेक की परिचालन में था। इसमें वैक्यूम हवा को निकालकर हम एक वैक्यूम बनाते थे और जब उसको ब्रेक लगाना तो उसमें फिर हवा भेज देते थे जिससे ब्रेक लग जाए। तो वैक्यूम एक स्पेयर में वैक्यूम प्रणाली से लगते थे। अब जो है कंप्रेस्ड एयर ब्रेक प्रणाली, जिसके लिए हम बात करेंगे, ये जो देख रहे हैं आप, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो एयर ब्रेक प्रणाली, जो कंप्रेस्ड एयर ब्रेक प्रणाली, कंप्रेस्ड मतलब जिस हवा को वायुमंडल की हवा से, जैसे लगभग 1 kg पर सेंटीमीटर की हवा को पहले 8 से 10 kg पर सेंटीमीटर के हिसाब से हम एमआर बनाते हैं। फिर उससे एफपी और बीपी, यदि सिंगल पाइप है तो बीपी 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्विन पाइप है तो एफपी साथ में 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हम चार्ज कर देते हैं। तो वही ब्रेक प्रणाली। तो इसमें 2 तरह की ब्रेक प्रणाली, एक डायरेक्ट रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली है, यूके इत्यादि में अभी भी काम कर रही है, वही काम करती है। इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा मोटा सा बताता हूँ आपको। जैसे भारतीय रेल में इसमें क्या है कि जब तक बीपी की लाइन से 5 kg से प्रेशर गिरता 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 1.5 kg तक आता है या 2 kg जैसा आपने दिखाया, तब तक बीसी में प्रेशर 0 ही रहेगा। और जब बीपी एक स्टेप से जैसे ही 2 से नीचे आ जाए तो फौरन ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर 3.8 एक साथ ही होगा। ये स्टेप में ना होके एक निश्चित मात्रा में बीपी का प्रेशर आप गिराएंगे तो एक निश्चित लिमिट में जाके एकदम बीसी में प्रेशर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने बीपी 0.6 गिराया और बीसी में सिलेंडर पहुंचना चालू होगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें जब तक आपने 2.5 या इससे नीचे नहीं गिराया कोई प्रेशर नहीं गिरेगा। दूसरा, ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली। भारतीय रेल में चरणबद्ध तरीके से लगभग 7 चरणों में बीपी का प्रेशर कम करने से बीसी का प्रेशर एक सीमा तक बढ़ता रहता है, जो कि अधिकतम 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होता। ये डीबी की विशेषता है, ब्रेक सिस्टम की विशेषता है कि प्रेशर आप कितना भी गिरा लें, कितनी जल्दी गिरा दें, ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 3 kg स्क्वायर ही जाएगा। इसमें सीधा सा फार्मूला भी आप देख सकते हैं कि बीपी का प्रेशर आप जैसे जैसे 0.2 गिराया तो 2.5 गुना कर दीजिए, 0.2 का 2.5 गुना करते हो। लेकिन 0.6 kg प्रेशर गिराने से ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर थोड़ा पहुंचेगा, फिर 0.8 गिराएंगे फिर थोड़ा पहुंचेगा और 0.6 के बाद ब्रेक लगने चालू हो जाएंगे। तो इसका चरणबद्ध ग्रेजुएटेड रिलीज एयर प्रणाली है। भारत में या बहुत जनसंख्यक देशों में, हमारे यहाँ तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। यदि हम बार बार डायरेक्ट ब्रेक लगाएंगे तो हर बार ट्रेन रुकेगी, हर बार वो रिलीज होगी। तो आप साधारणतः देखिए कि हमारे देश में जहाँ कवर्ड रेल पथ नहीं है, ट्रैक कवर्ड नहीं है, वहां तो हर 15 मिनट में गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो ग्रेजुएट रिलीज में बात बहुत आसान है कि आप 7 चरणों में ब्रेक को लगाइए, धीमे धीमे और 7 चरणों में हटाइए। तो अब भारतीय रेल में ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली क्या है, इसके भी 2 भाग है। आपने देखा ना, डायरेक्ट ग्रेजुएट रिलीज प्रणाली के अब हम जो भारत में चल रही है इसके भी आपको वर्गीकरण करते हैं। इसमें पहला है सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली, जो सबसे पहले हमने बताया 1960 में
या 1950 में सबर्बन और 1960 में एयर फ्रेट स्ट्रोक में मालगाड़ियों में इसका प्रयोग हुआ था। ट्विन प्रैप एयर ब्रेक प्रणाली जो सभी सवारी गाड़ियों में आवश्यक रूप से शुरू से ही थी और अब तो वैगन स्ट्रोक में भी, फ्रेट स्ट्रोक में भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली जो 1960 से ही चली आ रही है, सर्वप्रथम मालगाड़ियों में थी और सवारी गाड़ी में सिंगल पाइप का कोई भी प्रावधान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन और रिलीजिंग टाइम थोड़ा काफी कम होता है, 15 से 20 सेकंड और इसका है 45 से 60 सेकंड। तो सवारी गाड़ियों में समय का हमें सदुपयोग करना है, समय का अनुपालन करना है, इसलिए इसमें सिंगल पाइप को आप नहीं चला सकते। अब आप आगे देखें, सिंगल ट्विन पाइप के भी बड़े स्वरूप हैं, जैसे अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक प्रणाली, जिसमें अभी आजकल कन्वेंशनल वैगन में एक अंडर फ्रेम में एक ही ब्रेक सिलेंडर होता है। बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर प्रणाली, इसमें भी जो आधुनिक ब्रेक सिस्टम है, तो वैगन में हर ट्रॉली में, मतलब एक वैगन में 2 बोगी माउंटेड ब्रेक प्रणाली एमबीएस जिसे बोलते हैं वो है, एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक प्रणाली और बोगी माउंटेड ब्रेक प्रणाली एक तरह से आईसीएफ में भी है। बोगी पे 2 सिलेंडर, इधर उसमें सिलेंडर 4 हो जाते हैं, उसमें एक बोगी में 2 रहे। अब एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक प्रणाली ये एलएचबी में चल रही है और व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक प्रणाली जो एक्सल ना होके व्हील के ऊपर ही दोनों तरफ एक एसएस की एक प्लेट होती है व्हील के बिल्कुल पैरेलल, उसके दोनों तरफ पे ब्रेक लगते हैं। तो आधुनिक लोको में और वंदे भारत में व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक प्रणाली, जो डिस्क है वो व्हील के दोनों तरफ अंदर भार लगे होते हैं, वहीं पे ब्रेक प्रणाली कार्यरत होती है। अब भारतीय रेल में 1960 से जो प्रारंभ हुई है सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली, जो उस समय मालवाहक गाड़ियों में, वर्तमान में भी अभी फ्रेट स्टॉक में काफी सिंगल पाइप है, उसका मैं एक सिंपल डायग्राम आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें क्या है, एक बीपी की पाइपलाइन है। अभी मैं आपको केवल इसका लेआउट दिखा रहा हूं, बाद में हर चीज की डायमेंशन, उसकी कैपेसिटी ये बताऊंगा। तो इसमें पूरी ट्रेन लेंथ में हर कोच और वैगन में पहले से लेकर 56 वैगन तक ये जो ब्रेक पाइप है, जो 5 केजी के प्रेशर, 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से लोको में या वॉशिंग लाइन में टेस्टिंग में या यार्ड में टेस्टिंग में पहले एसएलआर से और लास्ट के एसएलआर या पहले वैगन से गाड़वान 56 वैगन तक एक कंटिन्यू 5 केजी पर सेंटीमीटर के साथ से पूरी लेंथ में होता है। साथ में जो एयर हाउस है 666 mm या 790 mm, यहाँ से यहाँ तक 790 mm, 660 mm के 666 mm के लंबे एयर हाउस के तारा जुड़ गए। ठीक है, उसके बाद बीपी से ही एक ब्रांच पाइप, ये जैसे 32 mm का होगा, ये फिर एक ब्रांच पाइप डीबी की तरफ कॉमन पाइप ब्रैकेट पर लगे हुए डिस्ट्रीब्यूटर वाल डीबी। डिस्ट्रीब्यूटर वाल क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है वितरण। वो वाल, वो व्यवस्था जो इस प्रेशर का विधिवत वितरण करेगी, डिस्ट्रीब्यूटर पाल को हार्ट ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम भी कहा जाता है। जब तक ये हार्ट काम कर रहा है मानव का तो का जीवन है। यदि डिस्ट्रीब्यूटर वाल सही है तभी एयर ब्रेक सिस्टम कुछ करेगा, अन्यथा एक तरह से निष्प्राण है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल में कंट्रोल रिजर्व वाल, इसी डिस्ट्रीब्यूटर वाल से, ये सिंगल पाइप की बात चल रही है, एक चार्जिंग एयर टैंक से एयर टैंक होती है और इसी डिस्ट्रीब्यूटर वाल से एक मैनुअल रिलीज हैंडल भी जुड़ा होता है। ये कब काम करता है मैं आपको तो CR 5 kg से AR 5 kg से, क्योंकि हमारे पास प्रेशर ही 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो जिस जी डीवी में जाएगा इसका 5 kg यहाँ वितरण करेगा, 5 kg यार में करेगा। और जब ब्रेक एप्लीकेशन की अवस्था आएगी, ये जैसे ही कम होगा तो इसमें एक डायाफ्राम है, थ्री प्रेशर वाल्व भी बोलते हैं, वो फौरन एआर का कनेक्शन इस ब्रेक सिलेंडर से कर देगा। इसमें भी डीवी के माध्यम से एआर का प्रेशर सिंगल पाइप में 5 kg प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाना प्रारंभ होगा। जैसे ही बीपी का प्रेशर 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हम कम करते चले जाएंगे और 1.5 kg में, मैं कॉन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर गिरते ही बीपी में गिरावट आती है। 3.8 kg के प्रेशर से इस पिस्टन को और इस पे लगे ब्रेक रिगिंग के माध्यम से ब्रेक ब्लॉक को व्हील की तरफ एक आर्टिफिशियल रुकावट पैदा करेगा। ये इसका साधारण सा नियम है। पुनः जब आप लोगों से इसको 5 kg बनाएंगे, ये बीच का डायाफ्राम बना उठकर एआर का संबंध बीसी से खत्म कर देगा, ब्रेक सिलेंडर से आइसोलेट कर देगा। और ये जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर आ चुका है, पहले था ना, ये खत्म हो गया तो बचा हुआ प्रेशर कहाँ जाएगा? तो ये 3.8 kg का जो मैक्सिमम प्रेशर था टीवी में लगे हुए एग्जॉस्ट पोर्ट, इसमें एक एग्जॉस्ट पोर्ट है, उसके माध्यम से वायुमंडल में निकल जाएगा। आप बीपी में प्रेशर कितना भी गिरा लें, इसमें एक मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर वाल्व है जो ब्रेक सिलेंडर को 3.8 kg का प्रेशर किसी भी अवस्था में जाने नहीं देगा। ये इसकी सुरक्षा के लिए भी है और यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो मुझे उम्मीद है इस सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम जो वैगन का हमने दिखाया है, अब एक व्यवस्था आप देख रहे थे, ये गार्ड वान की भी है। यदि आपका गार्ड वान है, गार्ड यहाँ बैठते हैं, तो सुरक्षित यात्रा के इस ब्रांच, इससे ही एक ब्रांच पाइपलाइन बीपी से गार्ड साहब की तरफ ऊपर दे दी जाती है, जहां वहां गेज भी लगी होती है और जरूरत लगने पे वो इमरजेंसी ब्रेकिंग कर सकते हैं। कैसे होती है? जैसे ही गार्ड साहब इस हैंडल को करेंगे तो ये ब्रांच पाइप से बीपी का प्रेशर एग्जॉस्ट होगा और फिर जैसा मैंने बताया था कि बीपी के प्रेशर के वेरिएशन होते ही उन्हें ये सिस्टम चालू हो जाएगा और फाइनली ब्रेक सिलेंडर में पिस्टन में कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर ब्रेक रिगिंग के माध्यम से व्हील को प्रेशर देगा और उसको रोक देगा। अब इस प्रणाली की, ये मैंने बताया था ना, ये जो प्रणाली है इसमें कितने मुख्य अवयव है उसके विषय में आप जान लें। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व पहले 1 नंबर होता है, जो मैंने हार्ट ऑफ सिस्टम बताया है। किसी भी कोचिंग में, किसी भी व्हीकल में, चाहे वो सिंगल पाइप हो चाहे वो ट्विन पाइप हो, एक डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है। ये कंट्रोल करता है उस इंडिविजुअल कोच को या वैगन को। कॉमन पाइप ब्रैकेट विद कंट्रोल रिजर्वायर, ये कंट्रोल रिजर्वायर कोचिंग और वैगन में अलग अलग होते हैं। इसी में 5 kg सेंटीमीटर के प्रेशर को कंटिन्यू रखा जाता है, ये चेंज नहीं होता। सीआर का जो प्रेशर 5 kg है, इसी का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है ब्रेकिंग में। इसको डिस्टरबेंस केवल मैनुअल रिलीज जब हम करते हैं, जब हमारे पास लोको ना हो और ब्रेक लगे हुए हो, तो डीवी पे लिखे मैनुअल रिलीज हैंडल को निकाल कर इस सीआर का प्रेशर खाली कर दिया जाता है। तो डीवी के एग्जॉस्ट पोर्ट से सारा ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर निकल जाता है और वो रिलीज हो जाता है। एक ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है, ये कोचिंग में जहां वैगन में जहां एक ब्रेक सिलेंडर हो या 2 हो, ये 100 kg 100 लीटर का ऑक्सिलरी A8 टैंक लगा होता है। और कोचिंग में ये 200 LHV मतलब 200 125 ब्रेकिंग के लिए और 75 उसके लेबोरेटरी सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। 3-वे सेंट्रीफ्यूगल डस्ट कलेक्टर, 3-वे कोचिंग वैगन में हमेशा 3-वे डस्ट कलेक्टर होते हैं,
जो बीपी की हवा को छानते हैं। ट्विन पाइप में ये टू वे रहते हैं। आइसोलेटिंग कॉक, जो आइसोलेटिंग कॉक है, ठीक है ना, ये आइसोलेटिंग कॉक की इसको जो है आइसोलेट करने के प्रेशर खोलने का ब्रेक सिलेंडर, ये 355 mm का ब्रेक सिलेंडर, इसमें ये 355 इसका डाया है, ये 355 कट ऑफ एंगल कॉक, ये 2 कट ऑफ एंगल कॉक यहाँ लगे हुए हैं। ये भी 32 mm डायामीटर, इनका इंटरवल जो डाया होता है वो 32 mm होता है। कोचिंग में भी ये लगे होते हैं, लेकिन कोचिंग में रिड्यूसर क्योंकि उसका 28 mm है, तो उसमें रिड्यूसर के माध्यम से इसको हम लगा सकते हैं। इस प्रकार ये इंटरचेंजेबल तो है, ठीक है ना। और एयर ब्रेक हॉज कपलिंग 32 mm, हॉज कपलिंग क्या हुआ, ये जो को मैं बता रहा था 666 और 790 mm, यहां से यहां तक पूरी लंबाई 790 और रेयर हॉज ये 666 mm होते हैं। इसके साथ ब्रांच पाइप, ये जो ब्रांच पाइप है मैंने इसको 32 बताया, ये 20 mm का होता है। गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल और प्रेशर गेज, ये चीजें साधारण वैगन में नहीं होंगी, ये चीजें साधारण वैगन में नहीं होंगी, ये चीजें गार्ड वाले हिस्से में हैं। मैंने समझाने के लिए इसमें आपको जोड़ दिया ताकि आप आने वाले समय में कंफ्यूज ना हो। और यदि केवल वैगन की बात करूंगा तो यही तक का हिस्सा आएगा। तो इस प्रकार मैंने ग्रेजुएट रिलीज सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली का आपको एक लेआउट दिखाया है। इधर इसके पार्ट्स आप अब भली भांति परिचय हो गए। अब आइए ये काम कैसे करता है, सिद्धांत तो आपने बताया। चार्जिंग ब्रेक प्रणाली, चार्जिंग के समय क्या है, चार्जिंग के समय क्या होगा, इस चरण में जो बीपी मैंने बताया था, ये हरे रंग के जो पाइपलाइन है, मैंने आपको समझाने के लिए बीपी हरे रंग का 5 kg से लोको से या कंप्रेसर से, लोको के कंप्रेसर से जो 8 से 10 kg बना रहा है वो रिड्यूस करके से 5 kg पर सेंटीमीटर से चार्ज कर जाएगा। ये एयर हॉज, ठीक है ना, एयर हॉज के माध्यम से आगे जुड़ेंगे जब होगा ये कॉक है आइसोलेटिंग कॉक, तो ये वेंट फीचर वाले इसको खोलने और बंद करने के काम होता है, ठीक है ना। तो इसमें एआर भी 5 kg, सीआर भी 5 kg, डीपी भी 5 kg। तो इस अवस्था में ये डीबी से एआर भी चार्ज हो गया और सीआर भी चार्ज हो गया, ये डीबी है, इसको मैंने हर्ट बताया। इस समय ये प्रेशर लाइन खाली है, देख रहे हैं आप, इसमें कोई लाइन नहीं है, इसमें है कोई लाइन तो खाली है। तो इस अवस्था में डीबी से जो एआर में 5 kg का प्रेशर है ये कहीं नहीं जा रहा, तो आपका ये ब्रेक सिलेंडर रिलीज है। और इधर भी जो है गार्ड की तरफ, यदि गार्ड की तरफ है तो यहीं तक ये प्रेशर है, ये गेज में बताएगा। जो आप गार्ड में देखते हैं ना कि 4.8 kg गार्ड 1 में होना चाहिए, तो ये 5 kg बता रहा है, ये प्रेशर है, ये हरे वाला प्रेशर जहां जहां तक जा रहा है आप समझिए वहीं तक प्रेशर है, ये खाली। ये है चार्जिंग अवस्था, तो गाड़ी रिलीज है, चलने के लिए तैयार। अब एप्लीकेशन कब हो गया कि एप्लीकेशन में क्या होता है, ये गाड़ी चल रही है, आपको एप्लीकेशन करना है, तो इस अवस्था में जो बीपी का ये प्रेशर भरा हुआ है 5 kg का, ये पहले यहाँ गार्ड तक तो पहुंच ही गया था, अभी आप वैगन पे समझिए। ये जैसे ही ये भरा होता है और डीबी में हम इस प्रेशर को कम करते हैं, तो ये जो वाल्व, ये जो स्टेज था, ये डायफ्राम था जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये ऊपर उठ जाता है और एयर का सारा प्रेशर इस तरह से ब्रेक सिलेंडर लाइन से होता हुआ इस पर प्रेशर डालता है, जो 3.8 kg मैक्सिमम होता है, और 0.6 के बाद धीमे धीमे 0.6 × 2.5 गुना, जितना बीपी में ब्रेक पाइपलाइन में प्रेशर कम होगा उसका 2.5 गुना प्रेशर, लेकिन 3.8 kg % से ज्यादा नहीं होगा,
वो इस पे आ जाएगा। अब आप देखिए, आप बीपी का प्रेशर जो आपने CR है, ये प्रेशर यहाँ, ठीक है, ये लाइन भी भर गई, ठीक है ना। तो इसके बाद जितना भी प्रेशर डाउन हम करेंगे, इसके माध्यम से स्लैक एडजस्टर के साथ वो उस पर ब्रेक अप्लाई कर देगा, व्हील को रोक लेगा। और ये समय 3 से 5 सेकंड है कोचिंग और थ्रेड दोनों में, ठीक है ना। अब आपने ब्रेक लगा दिए, वो तो चार्जिंग थी, अब ब्रेक, अब चलना है, सिग्नल मिल गए आपको, हरा सिग्नल मिल गया, अब आपको चलना है। तो अब आप क्या करेंगे, रिलीजिंग स्टेज सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रेशर में मैंने कहा था जो 5 kg कम हो गया था, कम कैसे, ये गाढ़ा काला है और ये काला थोड़ा जैसे ही कम हो गया, ये प्रेशर कम हो गया। तो जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा, ये जो प्रेशर था ये वापस डीवी की तरफ गया, एआर का कनेक्शन तो हो गया बंद, यहाँ से फिर प्रेशर बंद हो गया। और ये प्रेशर कहाँ जा रहा है, दोनों ब्रेक सिलेंडर में, ये प्रेशर जा रहा है डीवी के एग्जॉस्ट पोर्ट, यही कहीं एग्जॉस्ट पोर्ट से वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। तो ये जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर एसएबी के माध्यम से ब्रेक रिगिंग से व्हील पर ब्रेक ब्लॉक फोर्स मार रहे थे, तो ये ब्रेक रिलीज हो जाएंगे और ये पुनः 5 kg का प्रेशर होगा। उस समय पुनः एआर 5 kg से और सीआर पुनः 5 kg से चार्ज हो जाएगा और यहाँ फिर 0-0 हो जाएगा और गाड़ी अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करेगी। इसमें फ्रेट स्ट्रोक में 45 से 60 सेकंड का सिंगल पाइप में ये समय आता है। वो तो कोचिंग में भी होगा तो बढ़ेगा, जब सिंगल पाइप होगा तो इसका समय बढ़ेगा। इस अवस्था में हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि इतना समय रिलीजिंग को लोको पायलट को देना पड़ेगा। यदि कोचिंग में कभी सिंगल पाइप तो चलती नहीं, लेकिन माना अकस्मात राह में कोई आपातकालीन स्थिति हो जाए, एफपी पाइप ना चले, उस समय सिंगल पाइप की अवस्था में आपको रिलीजिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 15 से 20 सेकंड में ही चलें। जब हम इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं तो प्रैक्टिस सैद्धांतिक रूप से उसमें भी आपको समय बढ़ाना चाहिए, ताकि आप ब्रेक बाइंडिंग के अननेसेसरी अनचाहे दुष्परिणामों से बच सकें। अब इसके बाद ये तो सब व्यवस्था थी चार्जिंग, उसके बाद एप्लीकेशन, ब्रेक लगना और ब्रेक को रिलीज करना। जो सिंगल पाइप में ये सब लोको या जो आपके पास आरटीआर है उसमें भी A9 बिल्कुल लोको वाली व्यवस्था है, ये उसके माध्यम से हो रही है। अब माना कोई भी सिंगल पाइप का फ्रेट स्ट्रोक में आपने 4 या 6 वैगन यार्ड में छोड़े हुए हैं, क्योंकि आप हमेशा यार्ड में, वॉशिंग लाइन में या प्लेटफॉर्म पे कभी भी कोई कोचिज या वैगन, कोई भी स्टॉक या लोको भी सेल्फ ब्रेकिंग में खड़ा रहता है। भाई रोल डाउन से बचने के लिए तो उसमें जब लोको नहीं आए, एक तो है कि लोको आए वो अपने आप रिलीज करेगा, यदि आपको उनको रिलीज करना पड़ जाए तो तब एक व्यवस्था बड़ी सुंदर है मैनुअल रिलीज हैंडल। तो ब्रेक लगे हुए ड्राइवर के ब्रेक माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, मैनुअल रिलीज में क्या है, जब किसी रोलिंग स्टॉक में लोको या लोको के ना होने पर ब्रेक लगे हो सकता है कि लोको भी हो और ब्रेक रिलीज ही ना हो रहा हो, कहीं ब्रेक बाइंडिंग ही हो जाए, तो उसमें डीवी पर लगे मैनुअल रिलीज, ये देखिए डीवी पे ये लगा हुआ है, तो मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एक हैंडल होता है, इसको कुछ सेकंड के लिए खींचना पड़ता है, एक आवाज आती है और फिर कुछ सेकंडों तक ये रिलीज होता है। कुछ सेकंड मतलब वही 15 से 20 सेकंड, या थोड़ा कम ज्यादा होगा, वो आप फिजिकली भी ब्रेक ब्लॉक के किसी जो है हैमर से किसी स्टिक से देख सकते हैं। गैप भी दिख जाता है बहुत हल्का सा, या उसको हिला के आप देख सकते हैं।
तो डीवी पर इसमें क्या होता है मैंने बताया था, इसमें सीआर का प्रेशर जो हमेशा कांस्टेंट रहता था लोगों के टाइम, अब ये रिलीज हो जाता है। और कहां जाता है कि डीवी के वेंट होल से, यहाँ पे एक वेंट होल है डीवी का जो बार बार प्रेशर को रिलीज करता है। उसी की आवाज वो आवाज चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो लोगों द्वारा हो, हमेशा आपको सुनाई देती है। और इस प्रकार ये ब्रेक मैनुअली रिलीज हो जाते हैं। जब भी लोको कट के चला जाए, नया लोको जुड़े, हमेशा पूरे रेक को आपको नई पावर के साथ जुड़ने से पहले मैनुअली रिलीज करना चाहिए। ये रेलवे बोर्ड के सख्त आदेश हैं। केमटेक आरडीओ से उन्होंने मैनुअल दिया ताकि रास्ते में ब्रेक बाइंडिंग ना हो। उसको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि जब सीआर से ज्यादा ओवरचार्ज हो जाए तो इस अवस्था में सीआर के ओवरचार्जिंग हो जाए तो इस अवस्था में ये होना एक सामान्य प्रक्रिया है। तो मुझे आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे द्वारा मेंटेनेंस मैनुअल वैगन जो केमटेक ने 2022 में दिया था, उससे मैंने जो भी ज्ञान लिया वो आपको समझाने में मैं थोड़ा सफल रहा हूं। पुनः मैं बताना चाहता हूं, ये केवल मात्र हमारा तकनीकी योग्यता, रेल की सुरक्षा और अपने किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। किसी भी अवस्था में इसको आप कहीं तक कानूनी तौर पर कोई बात होती है या कुछ होता है तो उसमें आपको आरडीएसओ, केमटेक और रेलवे बोर्ड की गाइडेंस को सर्वोपरि मानना होगा। ये किसी भी तरह उस चीज का कोई संशोधन या उल्लंघन नहीं है। धन्यवाद।